महाराष्ट्र की राजनीति में जिन नामों ने दशकों तक प्रभाव बनाए रखा है, उनमें अजित अनंतराव पवार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक सफर की शुरुआत सत्ता के गलियारों से नहीं होती, वो शुरू होती है जड़ों से। और अजित पवार की जड़ें गहराई से जुड़ी हैं बारामती की उस मिट्टी से जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां सामाजिक और राजनीतिक चेतना स्वाभाविक थी। उनके चाचा शरद पवार राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और इस कारण घर का वातावरण सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये मान लेना कि पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें बिना संघर्ष के आगे बढ़ा दिया, वास्तविकता को सरल बना देना होगा। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। उस समय का महाराष्ट्र आज जितना विकसित नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित थीं। किसानों की आय वर्षा पर निर्भर थी। ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चे स्वाभाविक रूप से जमीन से जुड़े रहते हैं। अजित पवार भी उन्हीं में से एक थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना दिखाई देती थी। वे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन काम को लेकर गंभीर रहते थे। विद्यालय के दिनों में वे संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेते थे। खेल कूद और सामूहिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता ने उनमें नेतृत्व की प्रारंभिक झलक विकसित की। बारामती उस समय सहकारिता आंदोलन का उभरता केंद्र था। चीनी मिलें, कृषि समितियां और सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बन रहे थे। इस माहौल ने उनके सोचने के तरीके को प्रभावित किया। उन्होंने बहुत करीब से देखा कि कैसे संगठित प्रयासों से ग्रामीण विकास संभव है। उनकी शिक्षा महाराष्ट्र में ही पूरी हुई। कॉलेज के दौरान वे युवाओं के बीच सक्रिय रहे, लेकिन उनकी शैली अलग थी। वे मंच पर लंबे भाषण देने के बजाय संगठन को मजबूत करने में विश्वास रखते थे। यही गुण आगे चलकर उनकी प्रशासनिक पहचान का हिस्सा बना। परिवार में राजनीतिक चर्चा सामान्य बात थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व का निर्माण केवल राजनीति से नहीं हुआ। ग्रामीण समाज की चुनौतियों, किसानों की समस्याओं और स्थानीय स्तर की प्रशासनिक जटिलताओं ने उन्हें व्यावहारिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने समझा कि केवल आदर्शवाद से शासन नहीं चलता, उसके लिए योजना, संसाधन और अनुशासन भी जरूरी है। बारामती का सामाजिक ढांचा, सहकारी संस्थाओं का प्रभाव और पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, इन तीनों तत्वों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। यही कारण है कि आगे चलकर जब वे सक्रिय राजनीति में आए तो उनकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में बनी। अजित पवार की कहानी का यह पहला अध्याय हमें बताता है कि नेतृत्व अचानक नहीं बनता, वो वर्षों की परवरिश, अनुभव और सामाजिक संपर्क से आकार लेता है। बारामती की मिट्टी ने उन्हें केवल पहचान नहीं दी, उसने उन्हें दृष्टि दी, धैर्य दिया और निर्णय लेने का साहस भी दिया। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। महाराष्ट्र की राजनीति को समझना हो तो सहकारिता आंदोलन को समझना आवश्यक है। ये केवल आर्थिक ढांचा नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी है। और इसी सहकारिता आंदोलन ने अजित पवार के नेतृत्व की नींव को मजबूत किया। बारामती और आसपास के क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। किसानों ने मिलकर पूंजी लगाई, उत्पादन किया और लाभ साझा किया। ये मॉडल केवल उद्योग नहीं था, ये सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। युवा अजित पवार ने इसी वातावरण में काम करना शुरू किया। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि एक चीनी मिल केवल गन्ने की पेराई नहीं करती, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार बनती है। किसानों की मेहनत, मजदूरों की दिन रात की ड्यूटी और प्रबंधन की जिम्मेदारी, इन सब का समन्वय ही सफलता तय करता है। यही वो जगह थी जहां उन्होंने प्रशासनिक समझ विकसित की। सहकारी संस्थाओं में काम करते हुए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखीं। पहली, नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सामूहिक निर्णय लेना है। दूसरी, संसाधनों का प्रबंधन जितना आर्थिक है, उतना ही सामाजिक भी। और तीसरी, पारदर्शिता और भरोसा किसी भी संगठन की रीढ़ है। उनकी भूमिका धीरे धीरे प्रबंधन और संगठन के स्तर पर मजबूत होती गई। वे किसानों की बैठकों में उपस्थित रहते, समस्याएं सुनते और समाधान पर काम करते। उनकी शैली शांत लेकिन प्रभावशाली थी। वे लंबी भाषणबाजी से बचते, लेकिन मुद्दे पर स्पष्ट रहते। सहकारी बैंकों और कृषि समितियों के कामकाज ने उन्हें वित्तीय संरचना की समझ दी। ग्रामीण ऋण, फसल चक्र, बाजार मूल्य, इन सभी विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। यही अनुभव आगे चलकर उनके वित्त और सिंचाई विभाग संभालने में सहायक बना। इस दौर में उन्होंने ये भी महसूस किया कि राजनीति और सहकारिता अलग अलग नहीं है।
ग्रामीण विकास के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है। यदि नीति सही हो और संगठन मजबूत हो तो परिणाम सकारात्मक आते हैं। बारामती का सहकारिता मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना और इसी मॉडल के बीच सक्रिय भूमिका निभाते हुए अजित पवार ने अपनी राजनीतिक पहचान गढ़नी शुरू की। वे केवल किसी बड़े नेता के रिश्तेदार के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता और संगठक के रूप में उभरे। ये वही समय था जब उन्होंने समझा कि जमीनी स्तर की पकड़ ही असली राजनीतिक पूंजी होती है। चुनावी सफलता बाद में आती है, पहले आता है विश्वास। अजित पवार की राजनीतिक यात्रा की असली ताकत संगठनात्मक अनुभव में छिपी थी। सहकारिता आंदोलन ने उन्हें केवल प्रशासनिक कौशल नहीं दिया, बल्कि ये सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ लोगों को साथ लेकर चलना है। यहीं से उनके राजनीतिक आधार की ठोस नींव पड़ी, एक ऐसी नींव जिस पर आगे चलकर सत्ता की इमारत खड़ी हुई। सहकारिता आंदोलन से संगठनात्मक अनुभव प्राप्त करने के बाद अगला स्वाभाविक कदम था प्रत्यक्ष राजनीति में प्रवेश। यह केवल पद प्राप्त करने का प्रयास नहीं था, बल्कि उन विचारों और योजनाओं को नीति के स्तर पर लागू करने की शुरुआत थी जिन्हें उन्होंने जमीनी स्तर पर समझा था। बारामती क्षेत्र में उनकी सक्रियता पहले से ही चर्चा में थी। किसानों, सहकारी संस्थाओं और युवाओं के बीच उनकी पहचान एक कार्यकर्ता और प्रबंधक के रूप में बन चुकी थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव एक अलग चुनौती थी। यहां केवल संगठन नहीं, बल्कि व्यापक जनसमर्थन और राजनीतिक रणनीति की भी आवश्यकता होती है। चुनावी अभियान के दौरान उनका ध्यान बड़े बड़े वादों पर नहीं, बल्कि ठोस मुद्दों पर रहा। सिंचाई, सड़कें, कृषि ऋण, स्थानीय उद्योग और शिक्षा, ये उनके भाषणों के मुख्य विषय थे। वे लोगों से सीधे संवाद करते, छोटी बैठकों में समस्याएं सुनते और समाधान की रूपरेखा बताते। यही शैली धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगी। जब वे पहली बार विधानसभा पहुंचे तो वो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, वो उस ग्रामीण मॉडल की जीत थी जिसमें सहकारिता और जनसंपर्क की ताकत निहित थी। विधानसभा के भीतर उनका व्यवहार अपेक्षाकृत कम बोलने वाला, लेकिन तथ्यपरक और स्पष्ट था। बहस में भावनाओं से अधिक आंकड़ों और प्रशासनिक तर्कों पर जोर देते। विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझना किसी भी नए विधायक के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों पर चर्चा, इन सभी प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी ने उन्हें विधायी प्रणाली की गहराई से परिचित कराया। उन्होंने महसूस किया कि नीति निर्माण केवल भाषणों से नहीं, बल्कि निरंतर अध्ययन और तैयारी से संभव है। उनकी कार्यशैली में एक खास बात थी, वे क्षेत्रीय मुद्दों को राज्यव्यापी दृष्टिकोण से जोड़ते थे। उदाहरण के लिए, यदि बारामती में सिंचाई की समस्या थी तो वे उसे पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र के संदर्भ में प्रस्तुत करते। इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक दिखाई देता था। समय के साथ उन्हें विभिन्न समितियों में जिम्मेदारियां मिलने लगीं। विश्वास का संकेत था कि वे प्रशासनिक विषयों पर गंभीरता से काम कर सकते हैं। वित्तीय अनुशासन और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी रुचि स्पष्ट दिखाई देने लगी। जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनने लगी जो तेज निर्णय लेने में सक्षम है। हालांकि राजनीति में आलोचना भी स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर संयम बनाए रखा। वे विवादों से अधिक काम पर ध्यान देने की बात करते रहे। अध्याय 3 हमें बताता है कि विधानसभा में प्रवेश उनके राजनीतिक जीवन का केवल विस्तार नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत थी। सहकारिता से सीखे हुए सिद्धांत, संगठन, पारदर्शिता और प्रबंधन अब राज्य की नीति में प्रतिबिंबित होने लगे। यहीं से उनकी यात्रा स्थानीय नेता से राज्य स्तरीय राजनेता की ओर अग्रसर हुई। विधानसभा की दहलीज पार करते ही उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जमीनी अनुभव और प्रशासनिक समझ का संगम ही स्थायी नेतृत्व की पहचान बनता है। राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ वो होता है जब किसी नेता को राज्य की कार्यकारी व्यवस्था में शीर्ष स्तर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उप मुख्यमंत्री का पद केवल प्रशासनिक अधिकार नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन और रणनीतिक नेतृत्व की भी कसौटी होता है। इस चरण में अनुभव, धैर्य और निर्णय क्षमता तीनों की परीक्षा होती है। उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते समय उनके सामने दोहरी चुनौती थी। एक ओर सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना और दूसरी ओर गठबंधन राजनीति के संतुलन को बनाए रखना। महाराष्ट्र जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में ये कार्य सरल नहीं होता। हर क्षेत्र की अपनी प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं होती हैं। उनकी कार्यशैली इस पद पर भी पूर्ववत रही।
सीधी, परिणाम केंद्रित और प्रशासनिक अनुशासन पर आधारित। वे नियमित रूप से विभागीय समीक्षा बैठकों का संचालन करते और लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखते। उनका जोर था कि निर्णयों में अनावश्यक विलंब विकास की गति को प्रभावित करता है। वित्तीय प्रबंधन इस भूमिका का एक प्रमुख हिस्सा था। राज्य का बजट संतुलित रखना, विकास योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना और आर्थिक अनुशासन बनाए रखना, ये सभी कार्य गहन अध्ययन और रणनीतिक सोच की मांग करते हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। इस दौरान राज्य ने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया। प्राकृतिक आपदाएं, कृषि संकट, शहरीकरण की बढ़ती जरूरतें, इन सब ने प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा ली। ऐसे समय में त्वरित निर्णय और समन्वित कार्रवाई आवश्यक होती है। उन्होंने अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। राजनीतिक दृष्टि से भी यह समय परिवर्तनशील था। गठबंधन सरकारों में विचारधारात्मक विविधता को समन्वित करना और स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका केवल विभागीय नहीं बल्कि समन्वयकारी भी रही। कई महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चाओं में वे सक्रिय भागीदारी करते रहे। मीडिया और जनता की नज़र इस पद पर अधिक रहती है। आलोचनाएं और प्रशंसा दोनों समान रूप से सामने आती हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर अक्सर ये कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद आवश्यक है। ये दृष्टिकोण उन्हें एक व्यावहारिक और जवाबदेह नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। सत्ता का उच्च पद केवल अधिकारों का विस्तार नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का भी विस्तार है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल नेतृत्व की परिपक्वता और राजनीतिक संतुलन का उदाहरण रहा। ये वो दौर था जब उन्होंने प्रशासनिक अनुभव, संगठनात्मक समझ और राजनीतिक रणनीति तीनों को एक साथ साधने का प्रयास किया। चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखना ही उनकी पहचान बनता गया। यही अध्याय उनके नेतृत्व की व्यापकता और दृढ़ता को उजागर करता है। अजीत पवार की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते समीकरणों की कहानी है। ये संघर्ष की कहानी है। ये आलोचना के बीच टिके रहने की कहानी है। ये निर्णय लेने के साहस की कहानी है। राजनीति में हर नेता की यात्रा अलग होती है, लेकिन जो नेता दशकों तक सक्रिय रहते हैं वे केवल पदों से नहीं अपने प्रभाव से पहचाने जाते हैं। समय बदलेगा, समीकरण बदलेंगे, लेकिन कुछ नाम इतिहास में दर्ज रहेंगे। अजीत पवार एक ऐसा नाम जो शक्ति, रणनीति और निरंतर सक्रियता का